साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम सोलो मॉडल पर बात कर रहे थे। इससे संबंधित पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी मान्यताओं पर बात की है। मान्यताओं से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उन पर भी हमने बात की थी। आज के इस पार्ट सेकंड में हम ये जो इक्वेशन दे रखी है, आप ये देख पा रहे हो कि ये आखिरकार क्या है, क्या कहना चाहती है और इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन पर आज हमारा ये वीडियो होने वाला है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन आप साथ रखिएगा ताकि और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आवश्यक रूप से कीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये एक प्रश्न है। यहाँ हम एक समझ विकसित करें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोलो का जो संवर्धी मॉडल में सहज संवर्धी अवस्था में विकास की ऊपरी सीमा, यानी यहाँ हम देखें अपर लिमिट किसके द्वारा निर्धारित करते हैं। तो ये जो प्रश्न दिया गया है साथियों, ये प्रश्न इक्वेशन से संबंधित है। इसको हम बाद में चर्चा करेंगे आखिरकार कौन सी अपर लिमिट है। ठीक है, अब हम इन समीकरण पर बात करें। सबसे पहले आप समीकरण देख रहे हो ये वाला कि यहाँ निवेश और बचत दोनों बराबर है और ये जो आई बराबर एस बराबर स्मॉल एस वाई, ये है क्या, इस पर हम बात करेंगे। और जितने भी ये 6 तक हमने जो समीकरण लिए हैं उन पर एक एक बात करेंगे। सबसे पहले मैं साथियों आपको जो हमने पार्ट फर्स्ट में जो अजम्पशन हमने ली थी, मान्यता ली थी, उस पर एक बार पुनः हम चर्चा करना चाहेंगे। वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे ताकि और भी अच्छे तरीके से हमें समझ में आए। तो ये है वो पहली मान्यता जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक सम्मिश्र वस्तु का उत्पादन, एक कंपोजिट कमोडिटी की बात सोलो मॉडल के अंदर की गई है। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है ना। लेकिन सोलो मॉडल है वो अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मिलाकर एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी वस्तु मान लेता है, जिसको हम कहेंगे कंपोजिट कमोडिटी, सम्मिश्र वस्तु। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर गौर से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना है। सोलो मॉडल में विश्लेषण को सरल बनाने के लिए यह नहीं माना जाता कि अर्थव्यवस्था में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, कपड़ा का उत्पादन हो रहा है, मोबाइल का हो रहा है, कि कार का हो रहा है, या शिक्षा एक सर्विस के रूप में हो रही है, स्वास्थ्य, आज जितनी भी हैं वो अलग अलग वस्तुएं नहीं बन रही है, बल्कि इन सब वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु जिसको हमने कंपोजिट कमोडिटी माना है वो है। एक उदाहरण के द्वारा समझे हम, मान लीजिएगा गेहूं है, उसका 100 करोड़ का उत्पादन हो रहा है, रुपए में हो रहा है। ठीक है, कपड़े की बात करें तो उसका 200 करोड़ का हो रहा है। हम ये बात करें, कार को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 300 को हो रहा है, 300 करोड़ का। और मोबाइल की बात करें तो उसका हो रहा है 400 करोड़ रुपए। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि ये टोटल कितना हो गया, 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब यहाँ सोलो मॉडल कह रहा है कि वो कंपोजिट कमोडिटी कौन सी है, 1000 करोड़ है। समझ गए बात, इतने रुपए का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अलग अलग की बात नहीं है, समझ गए बात। यहाँ मॉडल को बिल्कुल सरल बनाया गया है। यहाँ सोलो कह रहा है कि सबको अलग अलग मत देखो, इन्हें एक ही कंपोजिट कमोडिटी मान लो। ठीक है, इस प्रकार कुल मूल्य कितना हुआ, 1000 करोड़ रुपए की वस्तु का उत्पादन हुआ है। अब सोलो कह रहा है कि इसी में से ही हम क्या कर लेते हैं, 1000 में से ही कंजप्शन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 800 का उपभोग कर लिया और इसी का एक हिस्सा सेविंग, बचत के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, बचत के रूप में कर लेते हैं, वो है हमारा 200 करोड़ का। यही बचत, यही सेविंग किस में बदल जाती है, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है, निवेश में बदल जाती है। कितने का हुआ, 200 का हुआ। ठीक है, और इसी को ही आगे यही कैपिटल बन जाती है, इसी से ही पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और कितने का हो गया, 200 का हो गया। बात सेविंग की करें वो भी एक ही बात है, बात इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भी है, और बात पूंजी की करें वो भी एक है। यानी यही निवेश है वो पूंजी कैपिटल में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा, सेविंग है, टोटल सेविंग है वो बढ़, जैसे 1000 है, आगे हम देखें टोटल उत्पादन है वो 2000 करोड़ का हो जाएगा, तो सेविंग भी बदल जाएगी। परंतु इनका जो रेशियो है, हाँ हम देखेंगे बचत अनुपात है वो स्थिर रहता है। बचत अनुपात क्या होता है कि हम यहाँ देखें
टोटल जो बचत की बात की वो कितने की बात की हमने, 200 की बात की। साथियों बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कितने का उत्पादन, 1000 का, तो ये अनुपात कितना हुआ, 0.2। साथियों बिल्कुल ध्यान में रखना, मान्यताओं में भी प्रश्न पूछा जाता है। जो अंजम्पशन दे रखी है बचत अनुपात, बचत रेशो है, वो कांस्टेंट रहता है ना, इस बात को पकड़िएगा। अगर 2000 हो जाएगी ऐसी स्थिति में अनुपात कितना है, 0.2, ठीक है। तो इंटू 2000 यानी 2000 आय में ये बचत कितनी हो जाएगी, टोटल 400 हो जाएगी, है ना। जब 1000 थी तब तो कितनी है, 200 है। जब 2000 हो जाती है तो बचत अनु टोटल बचत है वो 400 हो जाएगी, है ना। अनुपात तो उतना ही रहेगा ना, तो देखिएगा 400 बटे 2000 यानी यहाँ भी कितना आएगा मान, 0.2 आएगा। टोटल बचत तो बड़ी है, 200 से 400 हुई है, लेकिन बचत का जो रेशो है वो समान रहा है। इस बात को आप बिल्कुल समझ लेना, बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम यहाँ देखें एक और मान्यता जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब इन इक्वेशन पर पढ़ेंगे उससे पहले इन मान्यताओं को थोड़ा हम देख लें, ताकि बड़े और सरल तरीके से यहाँ ये हमें समझ में आए। यहाँ एक और मान्यता थी, एक तो ये हो गई ना, बचत अनुपात क्या है, कांस्टेंट लिया गया है, बचत अनुपात क्या लिया गया है, स्थिर लिया गया है। और एक और मान्यता थी होमोजीनियस कैपिटल। हमने बात की थी ना, हमने ये बात की कि जो सेविंग हुई उसको इन्वेस्टमेंट में बदल दिया और उसी से क्या बन गया, कैपिटल बन गया। यहाँ इस कैपिटल की बात करें तो अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी प्रकार की जो कैपिटल गुड्स हैं को एक प्रकार की पूंजी मान लिया गया, जिनको कहा है होमोजीनियस कैपिटल, समरूप पूंजी। यानी मॉडल में ये नहीं देखा जाता है कि ये मशीन है, ये बिल्डिंग है, ये ट्रैक्टर है, ये कंप्यूटर है, ये फैक्ट्री है, ये नहीं। इन सभी को जोड़कर केवल क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, और के में सभी आ जाएगी। जहाँ आप देखोगे ना के आ गए, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, कैपिटल की बात कर रहा है, पूंजी की बात कर रहा है, उसमें सब आ जाएंगे, फैक्ट्री वगैरह सब आ जाएंगे। तो यहाँ इस बात को भी आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं उन समीकरण पर जिसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे, बचत अनुपात, जो कि हमने ये स्मॉल एस से लिया है, जिसको क्या लिया है, कांस्टेंट लिया। हमने बात की ना, टोटल बचत 200 है और कितनी की कंपोजिट कमोडिटी कितने की थी, 1000 की, तो कितना आया, 0.2 आया, उसकी बात कर रहे थे, वो कांस्टेंट है। चलते हैं समीकरण पर। सबसे पहला समीकरण क्या है, सबसे पहला समीकरण यहीं से शुरुआत हो रही है कि जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो इस पर निर्भर कर रहा है। और हमने ये बात की थी कि 0.2 इंटू वाई कितने का था, कितने का हमने बात की, 1000 की जो कंपोजिट कमोडिटी है, तो टोटल बचत कितनी हुई है, 200 की बचत हुई है। अगर ये 1000 से बढ़कर आज 2000 की हो जाएगी तो बचत कितनी हो जाएगी, 0.2 इंटू 2000 बराबर 400। इसका मतलब पहले बचत कितनी थी, 200, तो इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 200 का, और अब बचत कितनी है, 400, इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 400 का। समझ में आ गई बात। यहाँ सेविंग रेशियो को कांस्टेंट रखा है, टोटल जो बचत है, सेविंग है, वो तो बढ़ रही है ना, ठीक है। तो ये वाला समीकरण आप बिल्कुल समझ लेना, समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही आगे जो बचत है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी, वो कैपिटल में बदल जाएगी। इसका मतलब हमारा क्या समीकरण हुआ, एस जो टोटल बचत है वो निवेश के बराबर होगी, और उसी के बराबर ही पूंजी में परिवर्तन होगा, डेल्टा के होगा। और डेल्टा के को आप के डॉट यानी के चेंज, उस पर मैंने जो ये बिंदिया सी लगाई है वो परिवर्तन को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है, इक्वल्स टू एस वाई। एस क्या है, स्मॉल एस, वही सेविंग रेशो। यहाँ मैंने 0.2 लिया है, हो सकता है मॉडल में 0.4 हो, आप जो भी ले रहे हो, लेकिन पूरे मॉडल में वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये एक ही बात है, सेविंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेल्टा के की बात करें, या के या एस वाई। तो पहला समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे समीकरण पर हम बात करें, दूसरा समीकरण देखिएगा, ये कह रहा है कि जो उत्पादन है जिसकी हमने बात की, वाई बराबर जो 1000 हमने लिया था कंपोजिट कमोडिटी, वो किस पर निर्भर कर रही है, सोलो के अनुसार कह रहा है कि वो के की क्वांटिटी पर, और एल के क्या है जिसकी हमने बात की, पूंजी है, पूंजी यानी अर्थव्यवस्था में कितनी कैपिटल है,
और कैपिटल को यहाँ किसी प्रकार से अलग रूप से वेरीफाई नहीं किया है, होमोजीनियस कैपिटल बोला है जिसमें सब प्रकार की कैपिटल आ गई, और उसके लिए लेबर कितनी है, इन दोनों की मात्रा पर ये निर्भर करता है। इन दोनों की जो मात्रा है अगर उनमें परिवर्तन होगा, ऐसी स्थिति में हमारा वाई भी बदलेगा। और कैसा बदलेगा, इसको उसने बोला है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर हम के को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाएं और एल को भी बढ़ाएं तो वाई भी उसी, अगर यहाँ हम देखें के हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया है और लेबर को भी 2 टाइम्स बढ़ा दिया है तो वाई भी कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ वाई है वो, ये हमने बहुत बार देखा है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा है। दोनों समीकरण, ये बचत इन्वेस्टमेंट से संबंधित है और ये उत्पादन से संबंधित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः बताना चाहूँगा, एस जो हमारी बचत है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाएगी, वो हमारे कैपिटल के चेंज में बदल जाएगी, और इसको हम के डेल्टा के को, ये त्रिभुज का सा निशान है ना, इसको परिवर्तन बोलते हैं, और इस यहाँ ये के ऊपर हम बिंदी लगा दें, ये भी क्या है, एक प्रकार का चेंज को दर्शाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तीसरे समीकरण पर चलते हैं। साथियों, आपको वीडियो किस प्रकार से लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा, ताकि और भी आपके लिए बेहतर, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बताइएगा, और आप इसके बाद जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो भी बुक है, उसके माध्यम से उसको पढ़िएगा, क्योंकि सब कुछ वीडियो में नहीं होता है। हो सकता है बताने वाले का ढंग तरीका अलग हो, ये आपकी मतलब पढ़ने के लिए सहायक होगा। ठीक है, अब तीसरे हम समीकरण पर चलते हैं। तीसरा समीकरण क्या कहता है साथियों, हाँ हम ये देखें, जो हमने पहले बात की कि इसकी कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी पूंजी निर्माण की हमने बात की थी, एस है वो आई में बदल जाएगा, डेल्टा के हो जाएगा, और वही ही उतने की बराबर कैपिटल में चेंज हो जाएगा। अब साथियों, ये समीकरण कहाँ से आया, ये समीकरण कहाँ से आया, तो ये हमने किसके बराबर लिया था इसको, स्मॉल एस वाई। ठीक है, ये तो बचत का रेशो है और ये वाई लिया, फिर हमने वाई बराबर क्या लिया, ये वाला समीकरण दिख रहा है ना आपको, तो हमने क्या किया, इसी समीकरण में वाई का मान रख दिया, तो क्या हुआ, के ऊपर के चेंज इक्वल्स टू एस है, ये एस तो है ही ना यहाँ, और वाई की जगह हमने ये वाला मान रख दिया फलन के एल, यही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये तो हो गई बचत का रेशो यानी 0.2, और ये क्या है, ये है एफ, ये फलन वाला, ये है उत्पादन, क्योंकि उत्पादन की जगह लिखा ना, तो मान लीजिए ये 1000 है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर कैपिटल में चेंज होगा, 200 के बराबर कैपिटल में चेंज होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन कितने का होगा, 200 का होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पूंजी स्टॉक में वृद्धि कैपिटल एक्यूमुलेशन है, बचत तथा उत्पादन पर निर्भर करता है। इसे सोलो मॉडल का पूंजी संचय समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 समीकरण हो गए। अगले समीकरण पर हम बात करें, ये देखिएगा, इसमें हम यहाँ ये ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स को दर्शा रहा है। यहाँ ये दर्शा रहा है कि ये L0 तो है, L0 ये दे रखा है, वो तो है प्रारंभिक लेबर, है ना, प्रारंभिक जो लेबर फोर्स है कहाँ से स्टार्ट हुआ उसकी मात्रा है, और ये ई आप देख रहे हो, ये एक प्रकार का प्राकृतिक लघु गुणक आधार है। इसका वैल्यू है जैसे 2.718 इस प्रकार से है। ये कोई आप गणितीय एक प्रकार के लघु गुणक का आधार है, लॉगरिथम में आता है ना, उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना आपको, ये है ना। और दूसरा हम देखें, ये एन ऊपर दे रखा है, ये जनसंख्या या हम देखें लेबर फोर्स की जो वृद्धि दर है, किस परसेंट के माध्यम से वो आगे बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, और टी आपका समय है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि श्रम शक्ति की ये दर है वो उसको कांस्टेंट बता रहा है। यहाँ देखिएगा, सोलो कह रहा है कि अगर ये 10% से बढ़ रही है जनसंख्या तो क्या ये फिक्स रहेगी इस दर से। आप जब भी जिस टाइम की आप चर्चा कर रहे हो उस समय में जो लेबर फोर्स की जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो कांस्टेंट रहती है, बढ़ती तो है लेकिन एक समान दर से। जैसे पहले प्रारंभ में 100 था लेबर, लेकिन वो 10% से बढ़ रहा है तो आगे 110 हो जाएगा। इस प्रकार से वो 10% के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा।
अर्थात यहाँ सोलो ने माना है कि जनसंख्या या श्रम शक्ति, जिसको लेबर फोर्स कहा है, वो एक समान दर से बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, ठीक उसी प्रकार एक श्रम शक्ति है, वो एक प्रकार से कांस्टेंट तरीके से, कांस्टेंट रेशो के हिसाब से वो आगे की ओर बढ़ती है। अब ये साथियों आया किस प्रकार से, उस समीकरण की भी हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमने ये बता दिया ना, ई तो एक प्रकार का लघुगुणक लॉगरिथम का एक मान होता है। अब यहाँ मैंने बताया कि जैसे प्रारंभ में हम देखें L0 t0 समय में है, अगर L0 प्रारंभिक लेबर 100 मान लें तो ये हो गया E, और ऊपर जो समय कितना है, ये तो जो n है उसको 5% मान लें, 5% की दर से बढ़ रहा है, तो ये तो हो गया 0.05 है ना, और गुणा ये टाइम कितना होगा 0, तो ई के ऊपर तो पावर 0 हो गई। इसका मतलब ई जिस भी आधार के ऊपर, जिस भी बेस के ऊपर पावर 0 हो जाती है उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 को 100 से करेंगे तो ये 100 हो गया। अब टी टाइम, टी बराबर 1 ईयर हो, एक समय की बात करें तो हम क्या करेंगे, 100 ई और एन कितना है वो 5% के हिसाब से, तो 0.05, और वर्ष कितना हुआ 1, तो इस प्रकार से ये लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी 5% के हिसाब से 105 आएगी। कहने का तात्पर्य ये एक समान दर से बढ़ रहा है। अब ये आप कह रहे हो कि सर ये वाला समीकरण आया किस प्रकार से, उस समीकरण की मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ज़्यादा मैथमेटिकल में नहीं फंसना है। ये आया किस प्रकार से समीकरण ये वाला, तो आप देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष है वो n प्रतिशत, यहाँ हमने 5% बोला है, 5% की दर से ये बढ़ रहा है। ये समीकरण आया कैसे, ये n बराबर L चेंज अपॉन L, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा और बेचा 120 रुपये में, तो कितने रुपए हमने ज़्यादा लिए, 20 रुपये लिए ज़्यादा। कितने रुपए ज़्यादा लिए, 20 रुपये, तो हमारा जो प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ये हमारी दर हो गई, ये तो हमारा लाभ हो गया, और ये हमने क्या किया था, ये तो ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमने खरीदा था। ठीक इसी प्रकार ये एल तो है प्रारंभिक वैल्यू, यानी 100 थी, और ये एल जिस पर मैंने डॉट लगाया, आपको मैंने बताया ये चेंज को दर्शाता है। तो कितने का चेंज हुआ, मान लीजिए 5 का चेंज हुआ, तो ये कितने % हो गई, 5%, ठीक है। तो ये आप समझ गए नहीं, ये एल ऊपर डॉट जो एल चेंज को दर्शाता है अपॉन एल, ये क्या है, एक बार पुनः देखिएगा। ये आया कैसे कि एन बराबर एल ऊपर चेंज हो गया और ये एल, ठीक है। ये क्या है, एन है। एन किसको दर्शाता है, जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है किसकी, हमने ये देखा कि श्रम शक्ति की। अब यहाँ दोनों तरफ हम देखेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन और अवकलन क्या होता है, तो उसको हमने अलग से मैथमेटिकल जो अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग, उस सीरीज़ में हमने उसको डाला है, वहाँ आप समझिएगा। जब इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें ये समीकरण प्राप्त होता है, ये वाला, ठीक है। तो आपको उस पर नहीं जाना है, इस समीकरण को ध्यान में रखना, और ये आया किससे, इस वाले समीकरण से, ठीक है। अब यहाँ अगले समीकरण की बात करें, अगला समीकरण है 5वां, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आर, क्या है आर, यहाँ एक और लिया, आर को दर्शाया है के अपॉन एल। ये दर्शा रहा है कि प्रति श्रमिक कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, ठीक है। मान लीजिएगा ये आर का मान 2 है, 2/1 लिखें तो 2 ही हुआ ना, तो इसका मतलब एक लेबर के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, 2 कैपिटल यहाँ लगा रहा है इस इकोनॉमी में। अगर हम ये कहें कि अर्थव्यवस्था में कैपिटल 100 है और लेबर 50 है, इस स्थिति में आर बराबर कितना होगा, 100 अपॉन 50 यानी 2, यानी हर रेशो कितने हैं। अगर यहाँ हमें उत्पादन करना है तो एक लेबर के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, 2, तो यहाँ इसको कहेंगे कैपिटल पर वर्कर, कैपिटल पर वर्कर, यानी प्रति श्रमिक के लिए पूंजी की क्या है, क्या अनुपात है। और ये अगर हम देखें इस स्थिति में कि ये परिवर्तित भी हो जाएगा, कब होगा, जैसे हम ये कहें कि आर, अगर ये के बढ़ता है यानी पूंजी की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि यहाँ हम 3/1 हो गया, या यहाँ जो पूंजी श्रम अनुपात है वो बढ़ गया, और ये
ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अनुपात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो ये आर बढ़ जाएगा। और लेकिन अगर नीचे लेबर ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तो हमने कांस्टेंट लिया एक दर से, लेकिन लेबर कोई सी स्थिति में अगर बढ़ जाती है तो आर का मान कम हो जाएगा। आर किसको दर्शा रहा है, आर ये कह रहा है कि प्रति श्रमिक कितनी कैपिटल चाहिए। आर 2 से 3 हो गया तो आप समझ लेना कि यहाँ पूंजी की मात्रा बढ़ गई है पर वर्कर। समझ गए बात। अगर आप देखो 3 से 4 हो गया तो यहाँ ये कह रहा है कि एक व्यक्ति या एक वर्कर के लिए कैपिटल की मात्रा बढ़ गई है। इसका आगे हम प्रयोग करेंगे, कहाँ इसको प्रयोग में लेंगे, इस बात को आप समझिएगा। अब हम यहाँ ये देखें, अगले समीकरण पर चलें। अगला समीकरण जो सबसे महत्वपूर्ण है, कहाँ से आया, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल आप हमें से ये समझ में आएगा। देखते हैं। हाँ, ये समीकरण कह रहा है कि आर चेंज यानी के अपॉन एल में चेंज, यानी के अपॉन एल की जगह मैं आर लिख दूँ। आर को हमने ये देख लिया कि क्या है ये स्थिति, कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, इसमें ये चेंज को दर्शा रहा है, यानी पहले ये आर 2 था और 2 से मान लो 4 हो गया तो ये कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ। तो आर डॉट कितनी हो गई है, ये 2 हो गई है। यानी पर वर्कर है, कैपिटल में कितनी मात्रा बढ़ गई है, 2 की बढ़ गई है। और ये समीकरण है, ये वाला, ये समीकरण क्या कह रहा है, ये समीकरण क्या कह रहा है, बड़े सरल तरीके से इसको समझेंगे। देखिए आप साथियों, इसको इस समीकरण तक हम पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल बने रहें वीडियो के। देखते हैं। देखो इसमें हमने ये पढ़ा, आप कॉपी पेन के साथ साथ करते जाइएगा, के अपॉन एल। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लोग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लोग आर, और ये हो जाएगा लोग के अपॉन एल। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं साथियों। अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग की सीरीज़ मैंने उसमें संबंधित वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से और अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं log k माइनस log l लिख सकते हैं साथियों, क्योंकि अगर इसको हम सरल करते हैं log k बटा l होता है, उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसका रूल है। ठीक है, अब हम यहाँ समय t के अनुसार इसका डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं। तो क्या होगा, इसका अवकलन के रूप में हम लिखें तो ये लिखेंगे d log r अपॉन डी टी टाइम समय के अनुसार कर रहे हैं। इसको log के रूप में, इसको भी अवकलन के रूप में लिखेंगे तो d log k अपॉन डी टी, माइनस इसको भी लिखें d log l अपॉन डी टी। कुछ नहीं किया, ये जो ऊपर मान लिख रखे हैं उनको भी मैंने लिख दिया, और आगे यहाँ d लिख दिया और नीचे dt लिख दिया। यहाँ भी d लिख दिया, नीचे dt लिख दिया, यहाँ भी d लिख दिया। ये क्या है, ये अवकलन को दर्शाता है। हम t टाइम के अनुसार इसका अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको देखें, हमने ये लिखा कि d log r और डी टी इक्वल्स टू डी log k अपॉन डी टी, डी log l अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका अवकलन करें तो आपको पता है log का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, 1 अपॉन r। ठीक है, log का अवकलन करते हैं, फिर इसको लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी, है ना। क्योंकि हमने क्या किया, log का अवकलन तो कर दिया 1 अपॉन आर, लेकिन ये r का अवकलन करें तो अभी हमने इसको अवकलन रूप में लिख दिया डी आर अपॉन डी टी। ठीक इसी प्रकार 1 अपॉन के, है ना, log का तो अवकलन हो गया, लेकिन k का किस रूप में लिखेंगे, डी के अपॉन डी टी, है ना। और इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे 1 अपॉन एल डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये डी के, ये चेंज ही तो है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, आर चेंज, 1 अपॉन के चेंज, और 1 अपॉन एल चेंज, है ना। ये आर के ऊपर बिंदी है, के एक प्रकार से ये परिवर्तन को ही दर्शाता है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी। ये हमने अवकलन किया, अवकलन किस प्रकार से किए जाते हैं इसका वीडियो मैंने डाला है साथियों, बार बार कह रहा हूँ मैं, तो वहाँ देखिएगा। अब हम ये देखें, हमने ये लिखा था 1 अपॉन आर, आर चेंज, 1 अपॉन के चेंज, 1 अपॉन एल चेंज। यहाँ तक हमने इसको देखा है। अब आगे हम देखें इसको। ठीक है, इसको इस प्रकार, ये ऊपर है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, आर चेंज अपॉन आर, के चेंज अपॉन के, एल चेंज अपॉन एल।
कहाँ दिक्कत है? ये तो कह रहा है, ये तो क्या कह रहा है कि ऊपर वाला तो मान है कि पूंजी जो श्रम अनुपात हो उसमें परिवर्तन, और ये क्या है, ये प्रारंभिक मान हो गया किसका, पूंजी श्रम अनुपात का। या आर बराबर हमने क्या लिखा, के बटे एल लिखा। मैंने बताया था ना आपको कि आर पहले 2 था और आर कितना हो गया, 4 हो गया। ये कह रहा है कि एक लेबर के हिसाब से कितनी कैपिटल है, 2 है, और अगर ये हो जाता है तो एक लेबर के लिए कितनी कैपिटल हो गई, 4। कितना चेंज हुआ, 2 का, तो ये चेंज वाला तो ऊपर मान हो गया, और आर क्या है, ये प्रारंभिक मान हो गया। इसी प्रकार यहाँ कैपिटल में कितना चेंज है ना, केवल कैपिटल में, तो वो वाला और के का मान, ठीक है, ये अलग अलग हो गया। ये लेबर में कितना चेंज हुआ और लेबर प्रारंभ में कितना था, वो वाला मान हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, आर से मल्टीपल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने के का मान निकाला था। क्या निकाला था साथियों, देखिएगा, के का हमने निकाला था, के बराबर हमने लिखा ना, एस बराबर आई बराबर के बराबर क्या होता है, जो समीकरण हमने निकाला था ना, कि एक बार यहाँ के एस वाई ये लिखा था, फिर वाई की जगह हमने क्या लिखा था, एस वाई की जगह हमने फलन के एल ये लिखा था ना। आप ये क्या है, के में चेंज है कैपिटल में, और हमने ये लिखा कि एस बराबर आई बराबर जितना बचत होता है उतना निवेश होता है, उतना ही पूंजी निर्माण होता है, और इसकी जगह ये समीकरण हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ हम उस समीकरण में रखें, पुनः लिखता हूँ मैं, आर आर के चेंज के, एल चेंज एल, आर चेंज अपॉन आर, और के चेंज की जगह लिख देंगे हमने स्मॉल एस फलन के एल। कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर हमने समीकरण निकाले थे वहाँ से एक बार पुनः वीडियो को पीछे ले जाकर देख लीजिएगा, और एल चेंज इनटू एल, यहाँ तक ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आर से मल्टीपल करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी एक संख्या को दोनों तरफ गुणा करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर आर से गुणा करेंगे तो आर, और ये पहले से है ही, इधर करेंगे आर से तो ये पहले से है ही, एस फलन के एल बटे, मेरे से ठीक नहीं लिखा जा रहा है सर, क्योंकि थोड़ा सा ये मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, तो थोड़ी धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। स्क्रीन वाला पे अपन ले आएंगे, आपका सहयोग रहेगा तो इस प्रकार हमने यहाँ तक प्राप्त किया है, ठीक है। अब यहाँ ये आर से आर हट गया तो केवल आर चेंज बचा है। अब इस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह आप लिखोगे के बटे एल लिखो, यहाँ लिखो, आप नीचे एक और लाइन ले आओ, है ना, तो वो आप ले आओगे तो आर की जगह के बटा एल लिखोगे, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या लिखोगे, इस ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पहले बताया था ना कि एन बराबर क्या होता है, एल चेंज बटे एल, ये होता है ना, मैंने बताया इसका समाकलन करके वो वाला समीकरण हमने प्राप्त किया था साथियों। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, दर्शा रहा है, उसी एन को दर्शा रहा है, तो ये तो हो जाएगा एन आर। एक बार मैं, आप लिख लिया ना, मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ देखो आप कि हमने आर चेंज ले आए, और इक्वल्स टू आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, के अपॉन एल लिख रहा हूँ, और वो एस एफ के एल, और नीचे क्या था, के था, माइनस उस हमने एल चेंज अपॉन एल की जगह क्या लिख देंगे, एन, और ये आर, है ना। और अब क्या करेंगे, ये के से के चेंज हो गया, इस एल को अंदर ले आए, इस एल को अंदर ले आए तो क्या होगा, आर चेंज एस एफ फलन, है ना, तो के बटा एल, एल बटे एल माइनस एन आर, तो आर चेंज एस जो सेविंग रेशो को दर्शा रहा है, के बटे एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और एल से एल कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और माइनस एन आर, ठीक है। अब साथियों यहाँ ध्यान में रखना, ये समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, किस प्रकार से आया था आप देख लेना, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो यहाँ ये तो पूंजी जो श्रम अनुपात है कैपिटल लेबर चेंज को दर्शा रहा है, ये किस पर निर्भर करता है, यानी जब 2 से 4 हुआ तब कैसे, ये समीकरण दर्शा रहा है, ये तो क्या हो रहा है कि प्रति श्रमिक कितना उत्पादन हुआ, ये उत्पादन को दर्शाता है, और उत्पादन को एस से मल्टीपल किया, गुणा किया, हमने किया था ना कि 1000 जो आय थी और जो बचत रेशो 0.2 था, तो टोटल जो बचत कितनी की हो रही थी, 200 की हो रही थी।
तो ये वाला समीकरण तो उसको दर्शा रहा है। उसी बचत को हमने किस में बदला था, निवेश में बदला था। उसी के बराबर पूंजी निर्माण हो रहा था, यानी कैपिटल उसी के बराबर, कैपिटल में चेंज कितना हो रहा था, उसी के बराबर हो रहा था। ये तो वो वाला दर्शा रहा है। यानी वास्तव में हम देखें तो कितना वर्तमान उत्पादन के हिसाब से कितनी बचत, टोटल बचत कितनी हो रही है वो इसको दर्शा रही है, और उसके हिसाब से वास्तविक निवेश कितना हो रहा है, क्योंकि ये टोटल बचत को दर्शाएगा और उसी बचत को हम किस में बदलेंगे, निवेश में बदलेंगे। और ये NR क्या कह रहा है कि N कह रहा है कि जैसे 5% की दर से आप जनसंख्या बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ रही है, और R क्या है, पूंजी उत्पादन अनुपात है। समझिएगा साथियों, ये दर्शा रहा है कि मान लें कि ये वाला NR, ठीक है, ये आप N है 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, और R अगर आप देखो कि 1 है, R 1 का मतलब क्या है कि R बराबर हमने क्या लिखा था, K/L लिखा था, और इसका मान 1 आ रहा है। तो 1 लेबर के लिए यहाँ रेशो देखें, कैपिटल कितना आ रहा है, 1 है। तो ऐसी स्थिति में N कितना है, 10%, तो 1 × 0.10 यानी 0.1 के हिसाब से अगर पूंजी उत्पादन अनुपात कितना है, 1 है, तब इतने के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ये कितनी की आवश्यकता है उसको दर्शा रहा है। वास्तव में क्या है वो पहले वाला दर्शा रहा है। अगर R बराबर 2 है, इसका मतलब क्या है, प्रति श्रमिक कितनी कैपिटल के हिसाब से ज़रूरत होगी। अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी हो जहाँ प्रति श्रमिक कितनी कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, 2 की पड़ती है, और हमने ये देखा कि वहाँ जो ये जनसंख्या वृद्धि है या लेबर फोर्स, तो वो तो बराबर ही है ना, तो ये हो जाएगी 2 गुणा, ये तो बराबर है 10। तो इस प्रकार 0.2 के हिसाब से, यानी प्रति श्रमिक 2 कैपिटल आ जाए, 2 मशीनें आ जाए, उसके हिसाब से निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो ये समीकरण हमारा प्राप्त होगा वो NR का सीधी सरल रेखा का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। क्यों? क्योंकि N तो समान है, ये तो 1 पूंजी उत्पादन अनुपात को दर्शा रहा है, आगे देखेंगे 2 पूंजी उत्पादन अनुपात को दर्शा रहा है, आगे देखेंगे 3 को। अब कौन सी अर्थव्यवस्था, कहाँ अर्थव्यवस्था में हो सकता है कि पूंजी उत्पादन अनुपात 2 हो जाए, यानी 1 लेबर के लिए 2 कैपिटल की आवश्यकता हो जाए। ये इस स्थिति को हम आगे देखेंगे। अब हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया है, ये वाला, तो ये NR तो दर्शा रहा है। वास्तव में जिस जनसंख्या वृद्धि दर की मॉडल में बात की है, जिसको एक्सोजोनियस माना गया है, बाहर से निर्धारित होता है, उस पर मॉडल का कोई जोर नहीं चलता, उसके लिए कितनी पूंजी उत्पादन अनुपात, कितनी कैपिटल की, कितनी निवेश की आवश्यकता पड़ती है, वास्तव में उसको दर्शा रहा है, और ये कितना किया जा रहा है उसको दर्शा रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा बन गया है, इस बात को समझेंगे कि ये वाला भाग अधिक हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है, और NR वाला भाग अधिक हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। सोलो मॉडल का ये भी ध्यान में रखना कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता को घटती हुई, क्योंकि हमने प्रारंभ में देखा था, जो एजम्पशन थी, मान्यता थी, वहाँ देखा कि जैसे जैसे हम कैपिटल की मात्रा बढ़ाएंगे उसकी सीमांत उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो घटती जाएगी। जैसा हम जो प्रोपेशन जो लो था, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम था, उसमें देखा था ना कि जैसे जैसे हम किसी साधन की संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो उसकी सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर 2 देश हैं, दोनों देशों में अगर ये अनुपात अलग अलग है, तो इसी नियम से पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटते हुए होने के कारण है उनके बीच में जो एक प्रकार से स्थायी संतुलन स्थापित होता है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे आखिरकार क्या है। फिलहाल ये 6 समीकरण आप समझ लीजिएगा। ये स्मॉल s फलन RA ये दर्शा रहा है कि कितना बचत है, कितना निवेश है ना, क्योंकि हमने ये दर्शाया ना, ये FR ये फलन वाला इतना सा हिस्सा है, ये वाला कि हमने देखा इसमें S तो स्मॉल, वो तो बचत रेशो है, लेकिन FR ये है, ये दर्शा रहा है कि पर वर्कर कितना आउटपुट है, और उस आउटपुट के हिसाब से अगर सेविंग को गुणा करेंगे तो वास्तव में कितना निवेश हो रहा है उसको ये दर्शा रहा है। और NR है वो दर्शा रहा है कि आवश्यक निवेश कितना ज़रूरी है, इसमें अगर किसी प्रकार का मूवमेंट आता है तो किस प्रकार चेंज होता है, और क्या हैरर-डोमर मॉडल की बातें सोलो मॉडल में भी नाइफ एज यानी छुरी धार वाली समस्या बनती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, है ना, और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपनी जो भी बुक है उसके माध्यम से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।